धन्यवाद मैम। आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 226 पर चर्चा हो रही है। 30 मिनट तक हम लोगों ने माननीय सुधांशु जी को सुना और सुधांशु जी का पूरा भाषण जो था एक कथावाचक के रूप में था और वो कथावाचक इस प्रकार से उन्होंने शुरुआत तो इससे की थी कि पूरे हमारे ये सीएपीएफ जो ऑर्गेनाइज हमारे संगठन है उनके प्रति नरेंद्र मोदी जी बड़े सहानुभूति रखते हैं और सहानुभूति रखने के बाद उन्होंने जो भी बातचीत यहाँ की है वो इस कानून जो बिल आया है उस पर आधारित कम थी, लेकिन हाँ उन्होंने कई प्रकार के यहाँ पर कथाएं सुनाई। उन कथाओं पर कहाँ तक सत्यता है ये तो एक समय की बात है। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि इस कानून को लाना पड़ा। ये कानून इसलिए लाया गया क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जो पांचों सीएपीएफ के संगठन थे उन्होंने 2012 में न्यायिक व्यवस्था के कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हें 2015 में और लड़ाई किस बात की लड़ रहे थे कि काडर रिव्यू होना चाहिए, प्रमोशन के एवेन्यूज उनके लिए खुलना चाहिए। उस विषय पर ये आज वहां पे उनका पीआई लगी हुई थी और उसमें 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट से, 2019 में सुप्रीम कोर्ट से और फिर 2025 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट से अनुकूल फैसले मिले जिनमें सीएपीएफ को ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस के रूप में मान्यता दी गई और साथ में उन 5 संगठन के अधिकारियों को प्रमोशन और उनकी सेवा शर्तों के आधार पर उसको लाने की प्रयास थी। मैं तो माननीय सुधांशु त्रिवेदी से ये पूछना चाहता हूं, हमें तो इतना बार बता दें कि पुलवामा में जहां सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ने मांग की थी कि हमारी जो जा रहे हैं सीआरपीएफ के जवान उनको एयरबॉर्न करने के लिए उनकी व्यवस्था तो करवा दीजिए, क्या कारण है कि आपने उनको वहां पर ले जाने के लिए आपने उन लोगों के एयर की व्यवस्था नहीं कर पाए। और साथ में ये भी एक अजीब बात है, पुलवामा में लोग शहीद हुए, पूरे देश में चुनाव का माहौल था और चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे। क्या ये क्या उचित था? बात यही है कि पूरे इस कानून में यदि आप देखेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये हमारे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के लोगों ने ये केस लड़ा था और उसमें रिव्यू पिटीशन में भी खारिज कर दिया गया। कि क्या कारण है कि आपने रातों रात ये कानून तैयार करवाया और तैयार करवाकर आज हम लोगों को यहां पर यह मजबूर किया जा रहा है कि चूंकि 1 अप्रैल को ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पेशी लगी हुई है, उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए आज ये कानून पास कराकर उसको नलीफाई कराने का ये प्रयास है। अगर आपके मन में इतना ही दर्द होता है सुधांशु जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को आप कह देते कि भाई इनकी बड़ी छोटी छोटी मांगे हैं। एक मांग है कि उनको पूरे अपने सेवा में जो काडर रिव्यू है उसको काडर रिव्यू करा देना चाहिए। और यदि आप देखेंगे तो उसमें आदेश भी जो हुआ है उसमें एक जो पैराग्राफ 45 में अ कॉम्प्रिहेंसिव काडर रिव्यू टू बी कंडक्टेड विद इन 6 months, इसमें कराने में क्या आपत्ति है आपको?
A Ministry of Home Affairs to give effect to DOPT dated order dated 12th July 2019 and undertake a review of existing service rules / recruitment rules of each CAPF with representatives of cadre officers being given an opportunity of being heard. इसमें आपको क्या आपत्ति थी? अगर माननीय मोदी जी इतने ही इनके प्रति चिंतित थे तो ये अधिकार उनको मिलना चाहिए था और वो उनको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इसी साथ साथ रिव्यू एक्सरसाइज, इसी जो जजमेंट का हिस्सा है, रिव्यू एक्सरसाइज टू बी कंक्लूडेड विद इन 6 months, DOPT to take decision within 3 months from the date of receipt of the review report. इसमें क्या आपत्ति थी? Number of posts earmarked for deputation to be progressively reduced within outer limit of 2 years. इसमें आपको क्या आपत्ति थी? और to bring about a sense of parity, thereby removing the long-standing grievances of cadre officers. अभी संजय सिंह जी के भाषण में सुन रहा था, अनेक कमेटियां बनी और हर कमेटी में इस बात का उल्लेख किया गया कि इनका काडर रिव्यू होना चाहिए। हमारे रामगोपाल यादव जी ने बहुत सही बात करी कि आखिर एनएसजी में और जितने भी हमारे सिक्योरिटी को दिए जाते हैं वो कहां से आते हैं? ये इन्हीं सीआरपीएफ से आते हैं और इसलिए ये हम लोग सब लोगों के लिए खतरा है। अगर ये वो वर्ग है जो सेटिस्फाइड नहीं है, जो अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता है, उसकी सेवाओं पर हम लोग नजरअंदाज करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि देश पर कितना बड़ा खतरा हो सकता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये अधिकारी देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उग्रवाद से लड़ते हैं, महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करते हैं और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखते हैं। आपने बस्तर जिले के बारे में काफी बातें कही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब जीरन घाटी की घटना हुई थी, जीरन घाटी में हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की सब हत्या कर दी गई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या उनका इंटेलिजेंस विंग इतना कमजोर था कि जब सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स कांग्रेस पार्टी के वहां जा रहे हैं तो उस पर कम से कम उनको सचेत करने की आवश्यकता थी? लेकिन कोई पूरा इंटेलिजेंस फेलियर था। इसी प्रकार का इंटेलिजेंस फेलियर था आपका पुलवामा के अंदर। इसी प्रकार के अनेक इंटेलिजेंस फेलियर हुए हैं होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जिसका अभी तक कोई भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अब आपसे कहना चाहता हूं, ये सबसे मुश्किल परिस्थितियों के अंदर काम करते हैं। बस्तर के जंगलों से लेकर लद्दाख तक, पूर्वोत्तर के दुर्गम संवेदनशील इलाकों तक नियमित रूप से सतत संघर्ष, उग्रवादी हमलों और अत्यंत कठिन शारीरिक परिस्थितियों का सामना करते हैं। आप माननीय गृह मंत्री जी, पूरे देश में तो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की सफलता का श्रेय स्वयं ले रहे हैं, लेकिन यही वो सीआरपीएफ के लोग हैं जिनके बारे में आपने उल्लेख किया था। जब उनकी मांग आ रही है तो संवेदनशीलता के साथ उनकी बात आप सुनते क्यों नहीं है? उसमें वो लोग मांग क्या रहे हैं? राइट टू हियरिंग तो मांग ही रहे हैं, और यही तो सुप्रीम कोर्ट आपसे कह रहा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा जो ये कानून आया है, इसमें ग्रुप 8 जनरल ड्यूटी अधिकारियों को अन्य अधिकारियों की भर्ती, डेपुटेशन, प्रमोशन, सेवा भर्ती के रेगुलेट करने के लिए एक अम्ब्रेला लॉ बनाने का दावा करता है। लेकिन यह विधेयक किसी भी तरह से सुधारात्मक कदम नहीं है, बल्कि ये भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को निष्प्रभावी करने और सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी से एसएसबी काडर अधिकारियों के साथ हो रहे उसी प्रणालीगत अन्याय को बनाए रखने के स्पष्ट और सुनियोजित विधायी प्रयास है, जिसे समाप्त करने की कोशिश सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये पूरा वो समूह है, लगभग 10 लाख इन 5 संगठनों में लोग हैं, और उसमें जितने भी अधिकारी हैं, कम से कम 10,000 अधिकारी हैं। उनको, जैसा पहले मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस बात को कहा है कि वो उसमें उन्हें
कई ऐसे लोग हैं जो डिप्टी कमांडेंट के रूप में भर्ती हुए थे और आज भी डिप्टी कमांडेंट के रूप में वो रिटायरमेंट की कगार में पहुंच गए हैं। क्या दिक्कत है, क्या कारण है कि अगर सीआरपीएफ का एक जो रिक्रूट होता है असिस्टेंट कमांडर और डिप्टी कमांडेंट के रूप में, वो डीजी क्यों नहीं बन सकता? सीआईएसएफ के अंदर डीजी क्यों नहीं बन सकता? बात वही है कि आप कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस के लोग, उनको पुलिसिंग के लिए ट्रेन किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ट्रेन किया जाता है। सीआरपीएफ के लोगों के लिए एक अलग से उनका एक इंटेंशन रहता है, उनके अलग ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहता है। इसी तरह से सीआईएसएफ का भी। बात वही है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यदि किसी भी समूह में, किसी भी काडर में अगर उसको प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा, अगर उसको आगे आने का अवसर नहीं मिलेगा, तो उसके लिए काम करने का क्या इंसेंटिव क्या रहेगा? इसी तरीके से आज जो हालात होते जा रहे हैं, आपने अग्निवीर योजना लाए, अग्निवीर की योजना में 4 साल के बाद आप उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो जो एक अट्रैक्शन था आर्मी में भर्ती का, उसी प्रकार के हालात आज इन हमारे सीपीएफ जो हमारे संगठन है, उनके भी हालात इस प्रकार के हो जाने की हम लोग समझते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरानंद बनाम भारत संघ 2019 मामले में निर्णय दिया कि ये पांचों के ग्रुप ए एग्जीक्यूटिव कैडर जनरल कैटेगरी ड्यूटी अधिकारी सभी उद्देश्यों के लिए ऑर्गेनाइज एक ग्रुप सर्विस माने जाएंगे। न्यायालय ने यह भी कहा इन सब अधिकारियों को 6वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1 जनवरी 2006 से नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ दिया जाना चाहिए। लेकिन बाकी सबको मिला, लेकिन ये हमारे सीएपीएफ के लोगों को नहीं मिल पाया। उनको कब मिला? उनको मिला 2019 के अंदर। अब इसी कानून में इस जो आप बिल यहां पे लाए हैं, उसमें ये एक इशारा किया गया है कि ये उनको जो अधिकार मिला, जो उनको ये एनएफएफयू के अंतर्गत जो राशि मिलती थी, वो पता नहीं आगे मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। इसमें आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आने के बाद कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, पहले ये डीओपीटी के अंतर्गत आते थे और उसके प्रभावी मानते हुए स्वीकार किया था, इसे सभी ऑर्गेनाइज को लागू किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष तौर से सीएपीएफ अधिकारियों को भी लाभ देने का निर्देश दिया था। बिल का सेक्शन 5 जो हमारा क्लॉज है, नए आदेश जारी करके इस लाभ को वापस लेने का अधिकार देती है, जिससे पीछे के रास्ते से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को निष्प्रभावी किया जा सके। पूरा का पूरा ये कानून, ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि ये जो इस 5 संगठन के अधिकारियों ने जो केस लगाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसके खिलाफ फैसलों को किस प्रकार से पलटा जाए, ये कानून इसी लिए लाए गए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, सेक्शन 7 ऑफ द बिल प्रोवाइड्स दैट दिस प्रोविजन शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force for any instrument having effect by virtue of any such law। आज इस कानून के पास होने के बाद आप पुराने कोई अधिकार भी इनको मिले हैं, पुराना उनको कोई सहूलियत मिली हुई है, वो वापस ली जा सकती है। ये सेक्शन 7 में इसको दिया गया है। इट ओवरराइड्स, इसी के साथ साथ सेक्शन 3(1) which overrides any judgment, decree or order of any court, the bill will effectively immunize the reputation system from any form of judicial review। माननीय सुधांशु जी, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं अमित शाह जी से कि इस कानून को जो बनाना चाहते हैं इस देश में, अनुरोध करिए वो पूरे जी से नहीं, चेयर से अनुरोध करिए सुधांशु जी से। उनको भी मैं अनुरोध करता हूं माननीय आपके माध्यम से कि वे इस बारे में उनको समझाइश दें कि इसको पूरे तरीके से इनके सहानुभूति पूर्वक इनको काम करना चाहिए। इसी प्रकार से संजय प्रकाश वर्सेस यूनियन
ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था वो मैं आपको उल्लेख कर चुका हूं। इसी के साथ साथ मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सीआईएसएफ में शामिल हुए 41 ग्रुप ए अधिकारियों में से केवल 24 को ही प्रमोशन मिलेगा। 17 अधिकारी डिप्टी कमांड के पद पर ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जो कि ग्रुप ए में इनको सबसे निचला पोस्टिंग है जिस तक वे पहुंच सकते हैं। ये विधेयक इस व्यवस्था को कानून में स्थायी रूप से दर्ज करके केडर का मनोबल गिराएगा और उन्हें बल को ऑपरेशनल क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जिनकी सेवा करने का दावा यह विधेयक करता है। संजय प्रकाश के दूसरे इसी फैसले में सरकार को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में आईपीएस अधिकारियों के डेपुटेशन कोटे का धीरे धीरे कम करने का निर्देश दिया था। इसके विपरीत इस विधेयक की धारा 3 ठीक उसका उल्टा करती है और यह कानून के माध्यम से डेपुटेशन कोटे को इंस्पेक्टर जनरल के पद पर 50% और एडीजे के पद पर न्यूनतम 67% पर स्थायी रूप से निर्धारित कर देती है, जबकि विशेष महानिदेशक और महानिदेशक के पद केवल डेपुटेशन भरे जाने का प्रावधान करती है। ये उस फैसले को कानून बनाकर नकारने की कोशिश है। ये जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पूरा ये बिल जो आया है, जो प्रस्तावित किया जा रहा, हमसे कहा जा रहा है कि इसको आप समर्थन करिए, वो केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे निरस्त कराया जाए उसी बात को लेकर ये सारा बिल आया हुआ है। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं, ये उच्च न्यायालय संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दे चुका है, उसके बावजूद सरकार अदालत के निर्णय और सीपीआई अधिकारियों के बिल्कुल वाजिब अधिकार के खिलाफ जाकर ये बिल पेश कर रही है। देश की सेवा कर रहे अर्धसैनिक सुरक्षा बलों के अधिकारी और जवान इस बिल के खिलाफ हैं। इस लिहाज से देश की सुरक्षा के लिए भी एक संवेदनशील मामला है। मैं इसी के साथ साथ ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि संजय प्रकाश जजमेंट स्पेसिफिकली डायरेक्टेड the representatives of the cadre officers should be given an opportunity for being heard। क्या उनको अवसर दिया गया, उनको मौका दिया गया? वो आपने उनको मौका नहीं दिया है। During the cadre review, the government has bypassed this direction entirely. No cadre review is directed by the Supreme Court has been conducted. No opportunity of hearing has been afforded to the cadre officers। क्या दिक्कत थी आपको यदि ये आप बिल जो था ये आप अगर सेलेक्ट कमेटी को दे देते? क्या दिक्कत है आपको कि ये बिल आप वापस न ले लें? क्योंकि पूरे तरीके से आप उन वर्गों को नाराज कर रहे हैं जो पूरे तरीके से आपकी और हम इस देश की सुरक्षा के लिए आज अपने जान पर खेलने तैयार हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी सुरक्षा बल की ताकत उस बल में आने वाले युवाओं की गुणवत्ता और उनके मनोबल से तय होती है। अगर देश को प्रतिभाशाली और योग्य युवा इन सेवाओं में आना कम कर देगा तो इसका असर धीरे धीरे पूरे सुरक्षा तंत्र पर पड़ेगा। इसलिए केवल सीएपीएफ अधिकारियों का मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की रीढ़ आपदा के समय पर देश के फ्रंट वॉरियर हमारे सीएफ के अधिकारियों को हक का कुचला जा रहा है। ये सीएपीएफ को एक सेकंड क्लास फोर्स के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। सीएपीएफ बिल केवल एक प्रशासनिक बिल नहीं है, ये सीएपीएफ अधिकारी के साथ संस्थागत भेदभाव को कानूनी रूप से देने की कोशिश है। वर्षों से सीएपीएफ अधिकारी समान कार्य, समान जोखिम और समान जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अधिकारों के मामले में उन्हें लगातार पीछे रखा गया है। यह बिल उसी भेदभाव को स्थायी बनाने की दिशा में एक कदम है। इसका असर अधिकारियों के वेतन, प्रमोशन, सीनियरिटी और सम्मान सभी पर पड़ेगा। यानी यह बिल सीएपीएफ अधिकारियों के पूरे करियर स्ट्रक्चर को प्रभावित करेगा। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को विधायी माध्यम से पलटने का प्रयास है, जो संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। माननीय सभापति महोदय, ये बिल करेक्शन नहीं है, बल्कि सीएपीएफ अधिकारियों को का करियर डिस्ट्रक्शन है। ये बिल इक्वलिटी ही नहीं है बल्कि इंस्टीट्यूशनल इनइक्वलिटी के लिए लाया गया है। यह बिल देश के अर्धसैनिक बलों के लिए डैमेजिंग भी है और डिस्क्रिमिनेटरी भी है और डिमोरलाइजिंग भी है। यह बिल अनफेयर भी है
अनजस्ट भी है और अनफॉर्चुनेट भी है। और माननीय सभापति महोदय, ये पूरे तरीके से असंवैधानिक भी है, इसलिए हम इसका घोर विरोध करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं इसे वापस लिया जाए या सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।